सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, सेल्यूलाइट के आसमान से विविध भारती के स्टूडियो में आज जो सितारा उतरा है उसका नाम है आशीष विद्यार्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आशीष विद्यार्थी टीवी, फिल्मों और रंगमंच के जाने माने अभिनेता हैं। आशीष विद्यार्थी से बात कर रहे हैं हमारे साथी कमल शर्मा। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। कमल जी, ये मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ सुनने वालों से। पहली बार मैं रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ आज। मैं जब दिल्ली में था, छोटा था, और जब बहुत ज़्यादा रेडियो सुनता था, तब टेलीविज़न का उतना ज़माना नहीं था। मैं जब लोगों की आवाज़ सुनता था, उनकी बातें सुनता था, तो मैं सोचने की कोशिश करता था कि वो दिखता कैसा होगा, वो दरअसल उसने क्या पहना क्या होगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यही सब सवाल शायद लाखों या करोड़ों लोगों तक के मन में भी जगा पा रहा हूँ शायद आज। जरूर। आशीष जी, दिल्ली से आपका बहुत गहरा संबंध रहा है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप स्नातक हैं, रंगमंच में सक्रिय रहे। तो रंगमंच की ओर आप कैसे मुड़े, कैसे झुकाव हुआ उसका, उस तरफ आपका? मेरा ख्याल से झुकाव की वजह तो एक कोई वजह नहीं थी, और मेरा ख्याल से अगर थी भी तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। दरअसल मैं जिस पहले स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल में सबसे पहले मैं पढ़ता था, उसका नाम था शिव निकेतन। वो एक जर्मन लेडी थी, मिसेस एलिजाबेथ कौबा। शी वॉज मैरिड टू अ पंजाबी। वो चलाती थी। उनका पढ़ाने का ढंग कुछ ऐसा था कि हम लोग खुद पढ़ते थे कुछ चीज़, कोई भी चीज़, हमारे एग्जाम नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमने क्या समझा वो हमको जो बताना होता था, सिर्फ लिख कर ही नहीं, हो सकता है आप ड्रॉ करके बता सकते थे, या आप कुछ एनैक्ट करके या गा कर। ड्राइंग में मैं हुसैन नहीं था। मैं जब एक क्या मगरमच्छ बनाने की कोशिश करता था तो छिपकली या मछली लगती थी। तो मैंने सोचा कि ड्राइंग से कम्युनिकेट ना ही करूं, तो मैं एक्ट करके कम्युनिकेट करता था। कुछ कहानियां वीव करता था, कुछ हादसों को के आसपास पिरो कर कुछ करता था। तो शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद वहां पर हर साल हम लोग 2 अलग अलग इम्प्रोवाइज नाटक करते थे। शुरुआत वहीं से थी, 5 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र में सबसे पहले मैंने एक प्रोफेशनल प्ले में पार्टिसिपेट किया। श्री हबीब तनवीर का नाटक था उत्तर रामचरित, जो उज्जैन के कालिदास समारोह में खेला गया था। तो मैं 10 साल का था। तब से आज तक एक्टिंग करे जा रहा हूँ। वैसे आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अमूमन हर आदमी की जिंदगी में बचपन का जो वो हिस्सा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और संस्कार जो हैं किसी भी शौक के, रुचि के, वहीं पड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे वो बीज जो है अंकुरित जब होता है एक वृक्ष बनता है। लेकिन फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ आपकी ये जो यात्रा कैसे आगे बढ़ी? दरअसल मेरे माता पिताओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मेरी माता जी जो हैं वो कथक की एक गुरु हैं, और वो कथक केंद्र के साथ जुड़ी हुई थी। अब रिटायर हुई हैं। मेरे पिताजी रिटायर हुए संगीत नाटक एकेडमी में असिस्टेंट सेक्रेटरी, श्री गोविंद विद्यार्थी। और तो माँ बाबा दोनों ने हर तरह से मुझे, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर आज भी, या अब से 1-1.5 साल पहले तक अगर कोई मेरे से पूछता था आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता था मैं एक्टिंग करता हूँ।
उसको कहते थे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पर लेकिन आप करते क्या है? तो मैं कहता भैया मैं एक्टिंग करता हूँ। तो बोलते हाँ हाँ वेरी गुड, लेकिन आप करते क्या? मतलब आज भी एक्टिंग को एक प्रोफेशन मानना बड़ा मुश्किल था, लेकिन तब भी जब मैं स्कूल में था, पढ़ता था या कॉलेज में गया, उन्होंने मुझे कभी भी, आई एम श्योर उनको आसपास काफ़ी प्रेशर पड़ता था, क्योंकि आसपास के लोगों के बच्चे कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और यहाँ उनका लड़का एक्टिंग कर रहा था। तो उनको तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे कभी भी टेंस नहीं किया। बाबा मुझे कहा डू व्हाट यू वांट, तुम जो सही समझते हो उसको करो, और हमारा सपोर्ट है। हाँ, मेरी तरफ से ये था कि मैंने उनके इस जो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे जो ट्रस्ट मुझ में दिखाया, मैं उसमें कामचोरी नहीं की। इसलिए जब मैंने सोचा कि मैं एक एक्टर बनूंगा, एक प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा, तो मुझे लगा कि एक प्रोफेशनल एक्टर के लिए अगर कुछ टूल्स की ज़रूरत है, और अगर एक इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क में जो एशिया का एक इस किस्म का इंस्टीट्यूट है, तो क्यों नहीं उसमें जाया जाए और सीखा जाए। ड्रामा स्कूल के दौरान मुझे हर रोज़ जब एक्टिंग क्लास में जाता था या कोई एक स्क्रिप्ट पढ़ता था, मुझे सिर्फ चुनौतियां दिखती थी, कॉन्करिंग नहीं दिखता था कि हाँ हो गया, नहीं मिलता था। और मेरे ख्याल से वही आज तक मेरी ज़िंदगी का एक ध्येय बना हुआ है कि मैं सॉल्यूशंस की तलाश में रहता हूं, लेकिन ना मिले तो अच्छा है। आशीष जी, आपने अपनी बातचीत की शुरुआत रेडियो से की थी, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी बातचीत सुन रहे हैं, वो अब ये जरूर चाहते होंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गीत उनको जरूर सुनवाएं। मैं आपको सुनाऊंगा श्री किशोर कुमार गांगुली का गाया हुआ ये गीत, फिल्म अमर प्रेम। चिंगारी पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है लगाए, उम्मीद जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए, उसे कौन मिटाए।
जाते ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। आशीष जी, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? दरअसल मैं बिना किसी हिचक कह सकता हूँ कि मैं एक सचमुच हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। ये हिंदुस्तान का हूँ। क्या बात है। उसकी वजह सिर्फ पेट्रियाटिज्म ही नहीं है। हाँ। हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ज्यादा ये है कि मेरी जो माता जी हैं वो एक बंगाली हैं, लेकिन उनकी पैदाइश और परवरिश राजस्थान अजमेर में हुई। मेरे जो पिताजी हैं वो केरल के हैं। अच्छा। और मेरी पैदाइश और परवरिश दिल्ली में हुई और मैं अब काम कर रहा हूँ मुंबई में। तो मेरे ख्याल से मैं कुल मिलाकर हिंदुस्तानी हुआ। तो देखिए, मैं जब बम्बई आया, मजेदार बात बताता हूँ। तो जब बम्बई आया, मैं आप आया क्योंकि मेरी माँ को जब संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तो उनको एक धनराशि मिली। उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास और कुछ है नहीं, तुम ये लो और बम्बई जाओ। तो मैं खैर उस धनराशि को लेकर आया और बहुत सारे ऑफिसेज में फिल्म के और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में घूमा। और मजेदार बात बताता हूँ कि मुझे एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे काम मिलेगा। अब पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जितने लोग वहां पर खड़े थे या बैठे थे, जो एक्टर्स, सब लोग गोरे थे, सब लोग लंबे थे, सब लोग हैंडसम थे। मैंने कहा, मिस्टर विद्यार्थी, आपको डेफिनेटली काम मिलेगा क्योंकि आप इस भीड़ से एकदम अलग हो। आप थोड़े काले से हो, थोड़े नाटे से हो और हैंडसम तो कतई नहीं हो। तो मैंने कहा इमीडिएटली कि दोस्त, अब मेहनत करके अब मेन विलन का काम ढूंढो और लग जाओ। और मेरे ख्याल से आप किसी शहर में जब आते हैं तो अगर आप उस शहर के टोटली बन गए तो फिर आपकी जो नवीनता है, जिस वजह से आप और लोगों से अलग हो, वो खत्म हो जाती है। इसलिए कई लोग होते हैं ना, आप छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं तो आप कौवा चला हंस की चाल। मैं मानता हूं कौवा कौवा ही रहे तो अच्छा है, लेकिन अच्छा कौवा बने। आपने बताया कि मैं नाटा, सांवला, काला काला काला, ये एहसास से कमतरी वाली बात तो नहीं थी? हाँ, अब इसमें एक बात बताता हूँ। देखिए, 85% भारत शायद मेरे जैसा दिखने वाला है, लेकिन अगर आप किसी को पूछें तो एक, जिसको आपने कमतरी, आपने वर्ड इस्तेमाल किया, अमूमन जो लोग सांवले होते हैं, काले होते हैं, या जिनका मटमैला रंग होता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो उस रंग वालों को, लड़के हो लड़की हो, उनके अंदर एक अपने प्रति एक हीन भाव हमेशा रहता है। और ये आसपास से, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। जबकि मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे जो महानायक रहे हैं, हाँ, अवतारों की जब हम बात करते हैं, वो तो उनके पास भी वही रंग था जो शाम जी। अब पता नहीं उनके वक्त पर क्या हाल था, लेकिन आजकल के वक्त का ये हाल है कि मैं जब हम लोगों के आसपास जो गोरे लंबे लड़के थे, उनको लोग कहते हैं, अरे यार तुम फिल्मों में जाओ। मुझे लोग आज तक किसी ने नहीं कहा कि भैया तुम फिल्मों में जाओ, क्योंकि एक नोशन होता है कि आप अपने मन में खूबसूरती का एक खाका बना लेते हैं। ठीक है, आप चाहे खुद उस खाके में ना फिट होते हो। एक बार मैं एक लव स्टोरी कर रहा था एक टेलीविजन सीरीज के लिए, एक यंग लवर का रोल प्ले किया। तो उस ऑफिस में एक सज्जन थे जो बहुत नाराज थे। तो मेरे डायरेक्टर ने पूछा, आप क्यों नाराज हैं? कहते हैं, यार ये काला सा लड़का ऐसा दिखता है, क्या लव स्टोरी में इसको रोल ले दिया तुमने? अच्छा, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया डायरेक्टली, लेकिन मैंने सोचा कि कभी मैं अगर उनसे मिलूं तो उनसे एक बात जरूर पूछूंगा कि आपको क्या नहीं लगता कि एक औसत दिखने वाला, जिसे आप औसत दिखना समझते हैं, वो क्या प्यार नहीं करता? क्या उन्होंने खुद ने कभी प्यार नहीं किया? उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। ये हमारे अंदर, हमारी अंदर की ग्रंथि है, जिसे हम जब तक दूर न करें तब तक हम इस संकुचित उसमें तड़पते रहेंगे।
अपने को हीन समझते रहेंगे। मैं जब कहता हूं, मैं अपने मेकअप मैन को हमेशा कहता हूं, बॉस गोरा ना लगूं, काले का खाता हूं। समझ रहे हैं आप? ये वन हैज टू बी प्राउड ऑफ वट एवर वन इज। आप जो हैं उसके प्रति आप गर्व से रहिए। हम लोग कुछ एक सेट परंपरा है। देखिए हमारे जो आप अगर पोस्टर्स देखें तो उसमें हर एक, और ये आज से नहीं, ये ग्रीक जमाने से मेरे ख्याल से, या काफी सालों से जब से इमेज बने, तो एक बहुत ही परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की कल्पना की गई। तो आप जब एक औसत रूप में जब आप नायक के बारे में सोचते हैं, आप कहते हैं भाई मैं नहीं हो सकता, वो एक परफेक्ट लुकिंग पर्सन होना चाहिए। और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे ही सोसाइटी का एक हिस्सा है, वो उसी को मिरर करती है। बहरहाल हम संगीत की बात कर रहे हैं, संगीत जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, जिसको सिर्फ एहसास से आप महसूस करते हैं, वही उसकी जबान है जी। और हम संगीत की बात करते हैं और कुछ पल और संगीत में बनाते हैं अपने सुनने वालों के। तो अब एक और खूबसूरत गीत अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं की नजर करिए। बहुत चुपचाप गाना है, सीने में जलन। आशीष जी, फिल्मों से आप कैसे जुड़े, यानी कि वो जो रुचि है वो? थप्पड़ खा के। पुलिस की थप्पड़ खा के। मैं 9वीं कक्षा में था, फितूर था फिल्मों का। ये बात कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैं कह देता हूँ, सच बात है। करोड़ों लोग सुन लें तो छाती से एक पत्थर अलग हो जाएगा। अच्छा। माँ बाप को तो बता ही दिया था, इसलिए वो काफी सालों पहले की बात है शायद। तो हुआ ये कि 9वीं कक्षा में था मैं, तो एग्जाम कुछ खत्म हुए तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी है लावारिस डिलाइट पर दिल्ली में, वो डेफिनेटली देखनी है। हाँ आ जा। वो मेरे से 5 साल बड़ा था। अमिताभ, हमारे अमिताभ मजूमदार, वो हमसे सीनियर थे।
मेरे सारे दोस्त मेरे से बड़े थे, तो हम लोग गए फिल्म देखने। तो मैंने कहा कि देख अमिताभ ऐसा करते हैं, मैं टिकट लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया टिकट लेने, तो टिकट मिल रही थी तो टिकट लिया मैंने। और मैंने क्या किया, वो दिमाग में पता नहीं कुछ फितूर था कि कुछ अलग करना चाहिए। अमिताभ बच्चन की पिक्चरों को छोड़कर और की पिक्चर देखते नहीं थे। अच्छा। मैंने उस समय देखा कि आसपास लोग ब्लैक कर रहे हैं टिकट, पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने एक टिकट एक्स्ट्रा खरीदा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहीं घूमने गए। फिर जब आए हॉल पर तो उसने कहा चलो अंदर चलते। मैंने कहा नहीं जरा रुक जा, मैं कुछ करके आता हूँ। उसने कहा क्या करके आता है? मैंने कहा नहीं मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है। कहते एक्स्ट्रा टिकट है, जाके काउंटर में भेज दे। क्या नहीं समझा कर, देख रहा है सब लोग बेच रहे हैं, मैं भी बेचता हूँ। उसने कहा यार इन लोगों का कुछ कुछ होता है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता है, कोई बेच देता है जिसको एक्स्ट्रा टिकट हो। तो करके मुझे अभी तक याद है, मेरे पास एक पीली रंग की पैंट थी और एक अजीब सा शर्ट था कुछ, और मेरे डार्क सनग्लासेस कुछ पहनकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट, थोड़े से बटन खोले मैंने जिसे थोड़ा चौड़ा सा दिखूं, और 5 का 10 5 का 10 5 का 10 करने लगा। तो थोड़ी देर चलता रहा, एक दो लोग आसपास से दूर हुए। सडनली मैंने अपने पीठ की तरफ, पीछे की तरफ से किसी ने मेरे कंधे पर 2 टैप किया। मैं हाथ हटा गया और आगे चलता रहा। फिर उसने दोबारा टैप किया, मैं पीछे मुड़ा, उसने घुमा के एक रैप्टा दिया मेरे मुंह पे। चश्मा तो था बेचारा बहुत अच्छा चश्मा था, तब शहीद हो गया। वो शहीद हो गया, वो एकदम आड़े बैके हो गया और मैं गिरा जमीन पर। लेकिन गिरा देखा एक एटलीस्ट 6 फुट का एक दिल्ली का एक कांस्टेबल, और वो कहता है इधर आ तो यो तेरे को बताऊं मैं तेरे को, उरे आ तू करके। और मैं तो एकदम घबरा के मैं इंग्लिश में उधर रहा, व्हाट डू यू मीन लिसन टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा कि भैया किस तरीके से बच जाओ, भगवान कहाँ से कहाँ तुमने फंसाया। वो जो एक ट्रीटमेंट था, और मुझे उन लोगों ने 6 घंटे तक मुझे बिठा के रखा काम। और मुझे सबसे ज्यादा जो बुरा लग रहा था ये, मैंने कहा अगर मेरे माँ बाप को पता चल जाए कि बेटा 9वीं कक्षा में ये सब करा, और मेरी कतई ये इच्छा नहीं थी कि मैं ब्लैक करके कुछ कमाऊं या कुछ, मेरी एक इच्छा थी कि ट्राई करके देखते ना क्या होता क्या है। मतलब एक, और वो जो मेरा एक वो जो फितूर है, वो आजकल भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता हूँ कई बार। अगर पकड़ा जाता हूँ तो आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन उस बार मैं बचा। और लेकिन उससे ये जरूर रहा कि बॉस फिल्म के चक्कर में थप्पड़ खाया है, कुछ एक और लोगों को तो थप्पड़ खिलाएंगे अपनी फिल्म के चक्कर में। अच्छा ये बताइए कि बचपन की ये फितूर, इस किस्म की शैतानियां और भी करते थे आपकी बचपन में, कैसे थे आप? बहुत अच्छा था, बहुत शांत था, बहुत कम बोलता था, आज ही की तरह। वैसे आप नहीं बोलेंगे तो हमारे सुनने वाले मायूस हो जाएंगे, वो सुनना ही चाहते हैं आपसे। और मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, पहली फिल्म वो कौन सी थी जो आपको मिली? पहली फिल्म मुझे मिली सरदार पटेल, केतन मेहता बना रहे थे, तब मैं दिल्ली में ही था। ड्रामा स्कूल के बाद मैं थिएटर करता था एक ग्रुप में, एक्ट 1। तो उसी दौरान मुझे ये फिल्म मिली, इसका नाम था सरदार पटेल। उसके बाद 92 में मैं 87 से 90 मैंने ड्रामा स्कूल किया, 2 साल वहाँ पे थिएटर किया दिल्ली में। 92 में मैं यहाँ पर आया, और उस दौरान वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स दैट आई गॉट वाज 42 अ लव स्टोरी, और ध्रुवकाल और नाजायज, और महेश भट्ट की जो पिक्चर थी। तो हाँ, उन सब में मुझे मौका भी मिला अच्छा करने का। मेरे पास डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, रोल भी बहुत अच्छे लिखे थे। और मैं आज तक नहीं जानता कि गोविंद जी ने मुझे मेरा चयन क्यों किया उस रोल के लिए। मैं अभी पूछता हूँ तो हंस देते हैं वो मुझे। पता नहीं क्यों उन्होंने चयन किया। वो तब आप बम्बई में थे जब उन्होंने आपसे संपर्क किया फिल्म के लिए? जी। मैं तब बम्बई में हर एक अलग अलग, मेरे पास कोई VHS कैसेट नहीं था क्योंकि मैंने टेलीविजन में कभी काम नहीं किया था। इनफैक्ट जब मैं बम्बई आया तो मैंने अपने बायोडेटा में लिख दिया था कि मैं बम्बई आया हूँ, आई हैव कम हियर टू वर्क इन सिनेमा नॉट टेलीविजन बिकॉज सिनेमा इज माई पैशन। मतलब इस तरीके से, जिससे लोग मुझे टीवी के लिए बुलाए ना, तो इसलिए मेरे पास VHS कैसेट तो कोई था नहीं। तो मैं लोगों के डायरेक्टर्स के घर जा जाके या उनके ऑफिस में जा जाके नाटक के कुछ एक जो पंक्तियां थी, सोलिलोक्वीज कहते हैं, उनको परफॉर्म किया करता था। अभी आपने कहा कि मैंने उसमें साफ साफ लिख दिया था कि मैं सिनेमा में काम करना चाहता हूँ और टीवी पर नहीं। लेकिन आज आप टेलीविजन पर भी छाए हुए हैं कि टेलीविजन की तरफ फिर देखिए, उसकी वजह ये थी कि मैं जब यहाँ पहुंचा, मैंने एक चीज रियलाइज किया कि बहुत आसान है किसी एक्टर या किसी का भी, बहुत आसान है कंफर्टेबल हो जाना, आराम पसंद हो जाना। मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ टेलीविजन में ट्राई करूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे काम मिलेगा और मैं बहुत जल्द एक टीवी स्टार बन जाऊंगा। और टीवी स्टार बन के मेरा पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि टीवी स्टार जो होता है वो आपके सामने तब एक्ट कर रहा होता है जब आप कड़ी पास कर रहे होते हैं। भैया कड़ी पास करना, उसका रोल निकल गया।
इस तरीके जी। की। मैंने ये सोचा था हमेशा कि मैं अपने को उस बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं टेलीविजन करना शुरू कर दिया शुरू से आकर, तो मैं सिनेमा की तरफ कोशिश ही नहीं करूंगा, क्योंकि सिनेमा में रोल पाना सचमुच 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 बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सिर्फ सिनेमा पर कंसंट्रेट किया। जब मुझे सिनेमा में रोल्स मिलने लगे और मैंने सिनेमा में एक अपनी छोटी लेकिन एक अहम जगह बनानी शुरू की, तब मैं टेलीविजन भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी एक ही सीरियल करता हूँ, दास्तान। लेकिन उसके साथ साथ मेरा मेन जो ओनस है वो सिनेमा का है, क्योंकि सिनेमा में एक बार जब शॉट ओके होता है वो प्रिंट होता है सदियों तक के लिए। सो दैट इज अ प्लेजर। तो आइए फिर से अपने सुनने वालों को भी एंटरटेन करें। ठीक है, आपको एक गुजराती म्यूजिक पर बेस्ड एक गाना था, फिल्म मंथन का, श्याम बाबू की पिक्चर थी, सुनते हैं। दोस्तों, सेल्यूलाइट के सितारे में आज हमारे मेहमान हैं टीवी, फिल्मों और रंगमंच के जाने माने अभिनेता आशीष विद्यार्थी। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी कमल शर्मा। तो चलिए सुनते हैं आगे की बातचीत। आशीष जी, आपको ढोकाल में जी भूमिका के लिए पुरस्कार भी मिला आपको। जी, मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। जी हाँ, और ये एक न केवल सम्मान की बात होती है, बल्कि बहुत ही फख्र की भी बात होती है। जी, उन लम्हों का जो अनुभव है, जो आपकी फीलिंग्स जो थी, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वो आप उसका विवरण एकदम इम्पॉसिबल है। वो एक मेरे ख्याल से गले में कुछ एक घुटन सी हो गई थी, एक कुछ अजीब सी। पर ध्रुवकाल की मेरी पूरी भूमिका, ध्रुवकाल में मैंने जो कुछ भी किया उसका पूरा श्रेय गोविंद निहलानी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वो कराया। मैं बहुत ही एक
अलग किस्म का एक्टर था उनसे मिलने के पहले। मेरे जो गुरु हुए हैं एक्टिंग के, पंडित सत्यदेव दुबे, वो और गोविंद जी ने मुझे, मेरा जो नया अवतार आजकल आप देखते हैं, कि उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई उस फिल्म के दौरान। ज़रूरी नहीं कि मुझे खुलासा देकर मुझे बुलाया, बल्कि सिर्फ एक शॉट को एक और आशीष, एक एनजी करके, एक और करके उन्होंने मुझे सोचने में मजबूर किया कि क्या गलत किया था मैंने, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उनके साथ जो काम था वो मैं अपने को मानता हूँ एज इनिशिएशन बाय फायर। आपको एकदम आग में झोंक के आपको पकाया, तो उन्होंने मुझे इस तरह से तैयार किया। तो मैं आज जो भी हूँ उसकी, अगर मैं कहूँ कि कुछ मेरी है तो शायद ठीक होगी, लेकिन ज्यादातर पूरा उनको श्रेय जाता है। ध्रुवकाल के बाद में और कौन सी फिल्में फिर आपको मिली? क्योंकि ये होता है कि व्यक्ति की एक फिल्म सफल हो जाए तो वो धड़ाधड़, यहाँ तो यही चलन होता है, धड़ाधड़ लोग फिल्में साइन करने लग जाते हैं। आपने भी ये किया या इस मामले में आप बहुत ज्यादा चूजी हैं? पता नहीं मैंने क्या किया। मैं एक फिल्म, मैं देखिए, दरअसल मैं एक्टर हूँ। मैं अपने को बहुत लकी समझता हूँ कि लोग मुझे एक्टिंग के लिए पैसा देते हैं। वैसे भी एक्टिंग करता था, थिएटर करता था, कोई पैसे नहीं मिलते थे। ध्रुवकाल के बाद कई लोगों ने बताया बॉस एकदम चूजी हो जाओ, आपको अच्छी ही फिल्म करेंगे। ध्रुवकाल के बाद अगली पिक्चर आपकी विद्रोहकाल ही होनी चाहिए, मतलब इससे बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। मैं कमल जी, मैं कुछ मास्टरपीस कॉम्प्लेक्स में नहीं फंसता। मैं कभी भी इस तरह से काम नहीं करता हूं कि हर बार मैं काम करूं और लोग कहें वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि कई बार मुझे फेल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आदमी फेल नहीं करता वो नए कहते हैं नए बाउंड्रीज की तलाश करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप एक चीज में सक्सेसफुल हुए हैं, आपकी एक चीज किसी लोग को पसंद आई है, अगर आपकी एक लहजा, आपका एक तरीका, आपका एक अंदाज़े बयां अगर लोगों को पसंद आया है, अगर आप उसी को लेकर करते रहें तो आई एम श्योर लोगों को पसंद आता रहेगा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद लोग कहेंगे ठीक है यार, कुछ चेंज करो। मेरी ये कोशिश रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ये किया ना, अच्छा अब कुछ ऐसा करता हूं जो मैंने पहले नहीं किया, जिसमें फेलियर के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने वैसा नहीं किया। इसलिए एक मैंने एकदम अलग किस्म की फिल्म की, इसका नाम था मृत्युदाता, जिसमें एकदम अलग अलग किस्म की एक परफॉर्मेंस मैंने ट्राई की। उसके बाद ये रिलीज हुई इस साल मृत्युदाता, फिर जिद्दी सनी देओल के साथ, और फिर दौड़ बोल के एक फिल्म आई, उसमें एकदम अलग किस्म का एक अलग सुर था परफॉर्मेंस का। पिछले साल मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म रिलीज हुई जिसके लिए मुझे स्क्रीन का बेस्ट विलन अवार्ड मिला था। उस फिल्म का नाम था इस रात की सुबह नहीं, जो मेरे एक बहुत 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 फेवरेट डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस फिल्म को हमने बहुत कम पैसे में, बहुत लगन के साथ, तकरीबन 40 से 50 रातों में बनाई थी। ये पूरी फिल्म एक रात की कहानी थी, और जिस तरह से सुधीर ने हम सबको हैंडल किया, जिस तरह से हमारे परफॉर्मेंसेस को निखारा, उनके राइटर्स ने, मिस्टर इम्तियाज उनमें से एक थे, मिस्टर तिवारी, अतुल तिवारी उनमें से एक थे। वो उसने मुझे एकदम से रिजुवनेट कर दिया कि यार इस तरह की एक्टिंग पॉसिबल है, इस तरह का डिटेल पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि मेरी आने वाली फिल्में भी, या मेरी फिल्में जो अभी गई रिलीज हुई, उन सब में एक रेफरेंस पॉइंट कॉमन है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। इस उम्मीद से नहीं कि चीज सक्सेसफुल हो, इस उम्मीद से कि शायद एक नए बाउंड्री को मैं टच कर पाऊं। हो सकता है इस बार फिसलूं, हो सकता है, पर आई डोंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गिरेंगे नहीं तो आपको उस दर्द का एहसास नहीं होगा। जब उस दर्द का एहसास नहीं होगा तब तक आप कुछ और करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लगता है दर्द का एहसास होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है फिसलना और गिरना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है लोगों का आपके ऊपर हंसना और आपका उस सब को सहना बहुत जरूरी है, और यही मेरी कोशिश। जैसे मैंने कहा, डड्डू सिप्पी ने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे कास्ट किया। राज सिप्पी जिन्होंने सत्ते पे सत्ता बनाई थी, उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैंने उस मौके का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। एक बहुत ही हमने एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है, बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत मजेदार फिल्म है, एक क्राइम थ्रिलर है, बहुत साफ फिल्म है, बहुत अच्छे गाने इसमें आनंद राजानंद ने लिखे और कंपोज किए हैं, और एक बहुत ही स्वीट सी फिल्म है
जिसमें हम सब लोग यंग हैं, चारों जो हीरो हैं, हीरोइंस जो हैं, और उसने एक इतना अच्छा एक फील दिया। हमने अभी परसों दरसों मैंने उसकी फाइनल कॉपी देखी। वो एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में मुझे मतलब गर्व से कह सकता हूँ, एक अच्छी फिल्म बनाई ना यार, एक अच्छी कमर्शियल फिल्म जिसमें एक स्पेस है, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, बिना शर्मा के वापस आएंगे, यू नो, और आप एंजॉय करेंगे उस फिल्म में, और थोड़ा सा रुलाएंगे हम, थोड़ा सा हंसाएंगे, काफी सारा एक्शन देंगे, और सरदर्द एक्शन नहीं, बहुत अच्छा एक्शन, और आपको एंटरटेन करने के लिए कोई किसी से कम नहीं। वाह, और जाहिर है कि ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना भी चाहिए, और हम अपनी शुभकामनाएं अपने सुनने वालों की ओर से भी देते हैं कि ये तमाम जो आपकी फिल्में हैं मकबूल हों, लोगों को पसंद आएंगी। और इस वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं शोला जो भड़के। क्या बात है। तो आइए दोस्तों, इसे बुझाते हैं इस आग को आशीष जी की पसंद के गीत की फुहारों से। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। भी खड़के तो बिजली सी कड़के, पत्ता भी खड़के तो बिजली सी कड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। आशीष जी, किसी व्यक्ति की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? कोई एक निश्चित बात नहीं। मैं अलग अलग किस्म के लोगों, मेरे दोस्त बड़े अलग अलग किस्म के हैं। कई बार मुझे सोचना पड़ता है कि यार इस दोस्त से मिल रहा हूं तो क्या इस दोस्त को लेके जा सकता हूं,
क्योंकि मेरे दोस्त अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं, अलग अलग पेशे हैं। फिल्मी दोस्त मेरे कोई भी नहीं है, मतलब जिनको कहते हैं फिल्म, जिनको मैं फिल्मों की वजह से जानता हूँ, वो अलग बात है, उनको पहले से जानता था, वो फिल्मों में है, वो अलग बात है। पर मेरे एकदम कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ फोटोग्राफर हैं, कुछ एकदम अलग अलग किस्म के लोग हैं जिनके पास जब मैं जाता हूं तो उनकी समझ की बातें होती हैं। अच्छा। तो बहुत मजा आता है कि जब मैं एकदम अपने से अलग दुनिया को झांक पाता हूं उनके थ्रू, उनकी बातों के थ्रू, जो मुझे लगता है मुझे फ्रेश रखने में बहुत मदद करते हैं। और फुर्सत जब कभी मिलती होगी, फुर्सत के वक्त, फुर्सत के लम्हे सचमुच दोस्तों का दीवाना हूं, दोस्तों के साथ करते हैं। कुछ एक बहुत 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 अजीज और करीब दोस्त हैं, कुछ दिल्ली में, कुछ बंबई में, जिनकी वजह से आज मैं हूं। दिल्ली में हमारे एक दोस्त हैं आलोक माथुर, बंबई में एक दोस्त है हमारे प्रदीप शर्मा, बहुत करीब, जिनको फिल्मों से कुछ लेना था, वो आधे मेरे ख्याल से मेरी फिल्में भी नहीं देखते वो लोग। अरे हाँ ठीक है यार, कालू जानी बाया, टाइम नहीं है इस टाइप से वो लोग बिल्कुल अनअफेक्टेड है मेरे काम से। वो लोग मुझे एज आशीष जानते हैं, जो कॉलेज या स्कूल में उनके साथ रहा। तो आज 14 साल पुरानी मेरी ये दोस्तियां हैं। ऐसे 8-10 या मेरे ख्याल से 11 लोग हैं जो हम लोग, कोई भी मौका होता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ हम लोग सब साथ जाते हैं। मेरे फिल्म का कोई ट्रायल होता है, पहला जो ट्रायल होएगा तो उसमें मेरे कुछ एक दोस्त फिक्स्ड हैं जो डेफिनेटली आएंगे मेरे साथ। आशीष जी, पसंद नापसंद के कुछ बात करते हैं भाई। ऐसा कि किसी को कुछ खास तरह का खाना, खास तरह के कपड़े, खास जगहों की भी बात चल गई है, क्या चीज पसंद है आपको? खाने का बहुत शौकीन हूँ मैं, और बनाने का बिल्कुल नहीं, बहुत कम चीजें बना पाता हूँ। बीच बीच में मैं, मेरे ख्याल से अरहर की दाल अच्छी बना लेता हूँ, और आलू की सब्जी, मेरे ख्याल से उबले आलू की सब्जी अच्छी बना लेता हूँ। अब की बार जब आप आएंगे तो साथ में लेके आइएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, डेफिनेटली लेकर आऊंगा आलू लाइए, यहीं बना देते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा जो मजेदार बात है मेरे अंदर, मुझे लगता है मैं आवाज निकाल कर खाना पसंद करता हूँ। आवाज निकाल कर मतलब कि अगर आप मुझे भिंडी परोसें तो मैं भिंडी एक तो ऐसे खा सकते हैं आप, मैं खाता हूँ ओहो, वो एक आवाज निकाल के खाने का जो आनंद है, वो मैं सिर्फ घर पर ही नहीं करता। मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ तो मैं कहता भैया बहुत मजा आया, भैया किसने बनाया, जरा उनको बुलाओ, जरा उनसे बातें करते हैं। मतलब 2 टूक पैसे क्या, ये कौन सा तड़का डाला है आपने, मतलब कि क्या, कितनी मिर्च आपने पहले डाली कि बाद में डाली। मुझे लगता है कि एक खाने का की रसानुभूति जो है वो एक बहुत ही, उसमें दर्द है अगर हम इसको एक तरह से लें, कि उसको एक जिस तरह से बनाया जाता है, जिस प्यार से अगर आप उसको एक खाने को बनाते हैं, अगर आप उतने ही रुचि और उतने ही प्यार और उतनी ही आवाजें निकाल कर खाएं, तो मुझे लगता है एक तो खाना बनाने वाला, दूसरा खाना परोसने वाला, और दूसरा उसके बाद जो वो साफ डिशेस वापस ले जाता है। क्योंकि मेरे जो प्लेट होती है, जो मेरी डेगची होती है, बिल्कुल साफ होती है। मुझे बड़ी चिंता रहती है कि उंगलियां चाट के और जो एकदम खरोंचे वरोचे मार के एकदम मैं कर देता हूँ। मेरी कोई भी 1 या 2 या 10 डिशेस नहीं है जो मेरी फेवरेट्स हैं। मतलब उस दिन का सुर क्या है, अगर दिन के सुर में बिरयानी है तो बिरयानी खाई जाएगी, लेकिन उस दिन के सुर में अगर आलू परमल की सब्जी है तो बिरयानी और रोगन जोश भी रखा हो तो मैं टच नहीं करूंगा। आलू परमल फेवरेट है, तो अरहर की दाल फेवरेट है। और जब कोई अच्छा खाना बनाता है तो मैं शत प्रणाम करता हूं उनको। लेकिन संगीत में आपको खास तरह से किस तरह का संगीत पसंद है? अलग अलग रोज। आजकल नुसरत साहब का मैं सरगम को बहुत जोर शोर से सुन रहा हूँ, और मेरे पूरे फेजेस चलते हैं जब तक मैं उस सुन के निचोड़ के एकदम सिस्टम से बाहर ना कर दूं। उसके बाद माइकल जैक्सन कई बार एकदम चढ़ जाते हैं मेरे ऊपर। कॉलोनियल कजिन्स फॉर एग्जांपल, उनका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। उनका एक गाना है कृष्णा, साउंड बड़ा अच्छा था। माचिस के जो गाने थे, मेरे दोस्त, मेरे क्लास, मेरे बैचमेट रहे हैं विशाल भारद्वाज, हम लोग हिंदू से साथ थे, तो उनका माचिस का गाना। आपको मैं एक अपने कॉलेज के दिनों का एक गाना सुनाता हूँ। कॉलेज के दिन मतलब हिंदू कॉलेज, हिस्ट्री, अमूमन रातें हॉस्टल में, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सपने, और गिटार का साथ, और ये गाना जो हम सब गाते थे साथ साथ, अलग अलग नारियों की कल्पना करके, लेकिन गाना सब एक ही गाते थे। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, कहना है,
आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना। मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। एक सवाल जो मैं आज के संदर्भ में करना चाह रहा हूँ, सिनेमा ये सदी खत्म होने वाली है, 100 साल हो गए सिनेमा को। हमारे यहाँ भी सिनेमा का जबरदस्त आंदोलन रहा। तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत बदलाव आ गए हैं, तकनीकी घुसपैठ कुछ ज्यादा ही होने लगी है। और ये कहा जाने लगा कि खासतौर से कंप्यूटर के बारे में कि अब फिल्में कमरे में बैठ करके एक टेबल पर कंप्यूटर बना सकता है। बिल्कुल। और निर्देशक की, कलाकारों की, कैमरामैन की भूमिका खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये एक फिल्म से एक जो जुड़ाव है उसकी एक जैसे कोई चीज, कोई पक्षी जैसे एक्सटेंट हो जाता है? हर एक आर्ट फॉर्म अपने अपने एक रास्ते ढूंढता है और अलग अलग तरह। और हम लोग ये हमारे अंदर की एक स्केयर है, हमारे अंदर का एक डर है कि हम लोग डरते हैं, अरे यार चीज बदल ना जाए, अरे यार संगीत का स्वरूप कुछ बदल रहा है। अब सोचिए ये वो जमाना है, आज का जमाना, जब पहले लोग प्यार की क्या परिभाषा देते थे, आजकल लोग देते हैं कि क्या, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहूंगा मैं तेरा कालू। मैं अपने लिए गाता हूँ ये तब तक रहूंगा मैं तेरा कालू। तो ये एक शाश्वत बात है। अब समोसे में आलू है। अब आप इसी बात को गालिब ने अपने वक्त पे कही थी, अपने तरीके से कही थी। लेकिन अभी हम लोग अगर ये सोचने कि नहीं यार चीजें बदलनी नहीं चाहिए, तो वो एक बहुत ही गलत चीज है। मुझे लगता है चीजों को बदलने दीजिए, जो अच्छी रहेंगी वो टिकी रहेंगी,
जो अच्छी नहीं रहेंगी वो चली जाएंगी। अगर आपको लगता है कि अगर आज डायनासोर होते, अगर हम लोग आज बहुत आंसू बहा रहे हैं कि डायनासोर मर गए, अगर आज डायनासोर होते तो हम नहीं होते। तो हर एक चीज की एक अपनी लिविंग लिमिट होती है, उसके बाद उसका मर जाना ही ठीक है। और संगीत तो ऐसा है कि वो अच्छा संगीत हर दिल के तार झंकृत कर देता है। तो एक ऐसा ही कोई गीत है जो बिल्कुल छेड़ के चला जाए, छेड़ के चला जाए। छेड़ेगा जरूर, मेरे ख्याल से जाएगा नहीं। ठाड़े रहियो। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। आशीष विद्यार्थी जी, आखिर में आप वो तमाम सुनने वाले जिनसे आज आप मुखातिब हैं, अपने कोई दिल की बात अगर रह गई हो, आप कहना चाहते हो तो जरूर कह दीजिए। दोस्तों, मैं सचमुच बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज कि आज मैं आप लोगों के सम्मुख आ पाया। पता नहीं कहाँ कहाँ ये आवाज गूंज रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नदी, पहाड़, समंदर लांग के साहब जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ अभी मैं हाल ही में लेह से होकर आया। शायद लेह के किसी एक दुकान में शायद मेरी आवाज सुने, या हो सकता है कुछ एक फौजी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जरूर, जिनसे मैं अभी मिलकर आया जब मैं वहां फंस गया था। अच्छा। तो फौजियों ने बचाया हम लोगों को। तो मैं उन सबको, हमारे सभी देशवासियों को, इस पूरे पृथ्वीवासियों को जो भी आवाज सुन रहे हैं, उनको सलाम कहता हूँ। उनको उनके सामने न धोकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने काम को उतनी ही शिद्दत और उतने ही विश्वास के साथ करता रहूंगा जैसा आज तक करता आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब भी अपने अपने काम अपने अपने जगह मन लगाकर करें। जाते जाते एक गाना आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, फिल्म जागते रहो जागो मोहन प्यारे।
और हम भी ये कह रहे हैं कि आपने आज सिनेमा में अपना इतना महत्वपूर्ण आप जो योगदान दे रहे हैं, आपकी राहें रोशन हो शोहरत से और हर कामयाबी से आप नई ऊंचाइयों को छुएं, बहुत आपको सफलता मिले। हमारा हर सुनने वाला और ये दुआएं करता है अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। जगरे जगरे जग कलियां जागी, नगर नगर सब कलियां जागी। सेल्यूलाइट के सितारे इस प्रोग्राम में आज आपने सुनी टीवी, फिल्मों और रंगमंच के जाने माने अभिनेता आशीष विद्यार्थी से कमल शर्मा की बातचीत। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया अनंत पेवेकर ने। विविध भारती की ओर से इस प्रोग्राम को आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।